ओके, वेलकम बडीज। अब कंटिन्यू कर रहे हैं अपना सेकंड पार्ट। चैप्टर कौन सा चैप्टर है ये? आई थिंक शायद सेकंड चैप्टर है इसका, कोलोनियल्स का, रेबल्स एंड द राज का, है ना? तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं फिर से इधर से। इससे पहले हमने कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। आगे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अब अवध के बारे में हमने थोड़ा यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। इसके बारे में ये सब हमने कर लिया था, अवध के बारे में अपने बात करनी है। ओके, एक मिनट जरा मैं माउस ले ओके, चलो। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1851 में जो गवर्नर जनरल था, हम ना इसको गवर्नर मानते हैं, है ना जनरल मानते हैं, ना इसको लॉर्ड मानते हैं। हम क्या बोलेंगे कि डलहौजी जो था उसने क्या बोला कि अवध का जो किंगडम है ना, वो एक तरह की चेरी है जो एक ना एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। मतलब उनका इंटेंशन क्लियर था कि अवध को हमने एनेक्स करना था। और उसके 5 साल बाद जब उन्होंने ये बात बोली 1856 में, तो जो किंगडम था ना अवध का, उसको एनेक्स कर लिया गया ब्रिटिश एम्पायर में। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, कब अवध कब एनेक्स हुआ था ब्रिटिशर्स में? 1856 में। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आ गए थे कॉन्क्वेस्ट की। अब ये जो एनेक्सेशन हुआ अवध का, ये एक ही बार में नहीं हो गया, कुछ स्टेप्स हुए थे, अलग अलग स्टेजेस हुए थे, उसमें एनेक्सेशन हुआ था। क्या हुई थी अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप क्या लिया गया था कि इस पे सब्सिडरी अलायंस लगाई गई थी 1801 में। इस सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या था कि नवाब को ना उसकी जो आर्मी थी उसको डिसबैंड करना पड़ेगा, मतलब खुद की आर्मी नहीं रख सकता नवाब। ब्रिटिशर्स देंगे खुद की उनको मिलिट्री फोर्स, ब्रिटिशर अपनी उनको ट्रूप्स देंगे जो कि अवध के राजा को अपने किंगडम में रखनी होगी, ठीक है। और वो जो ट्रूप्स होंगी जो ब्रिटिशर्स देंगे उनको, वो एक्ट किसके और वो ऑर्डर किसका मानेंगी? वो अवध के राजा का ऑर्डर नहीं मानेगी, वो ट्रूप्स मानेगी ऑर्डर किसका? ब्रिटिश रेसिडेंट का ऑर्डर मानेगी, जो कि क्या, जो कि अवध के कोर्ट में रहेगा। ये बात बोली गई थी, ठीक है। मतलब राजा के हाथ से उसकी आर्मी उससे छीन ली गई, ठीक है। राजा की तो ताकत ही उसकी आर्मी होती है ब्रो, और वही ले ली इन्होंने, तो राजा के पास ताकत कहाँ बची, ठीक है। अब अब आर्मी ले ली उन्होंने उसकी, तब वो उसको डिपेंडेंट होना पड़ा राजा को, किसके ऊपर? ब्रिटिशर्स के ऊपर, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके अपने किंगडम में। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए आज के ज़माने में? किसकी ज़रूरत होती है? पुलिस की, तभी तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। और उस टाइम पुलिस की जगह उनके पास आर्मी हुआ करती थी। अब वो आर्मी ब्रिटिशर ने छीन ली, तो अपने किंगडम में वो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेगा, ठीक है। और उसके लिए ब्रिटिशर्स के ऊपर उनको डिपेंड होना पड़ा, ठीक है। अब वो अपनी जो कंट्रोल है चीफ के ऊपर और तालुकदार के ऊपर, अपना जो कंट्रोल है वो एजर्ट नहीं कर पाया, मतलब अपनी पावर का उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास आर्मी ने खुद की बची जो उसके ऑर्डर पे चले, ठीक है। सब ब्रिटिशर्स की मर्जी से होता था। अब फिर क्या हुआ? अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का मन क्या हो रहा, पहले तो सिर्फ सब्सिडी अलायंस लगे, अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट इंक्रीज होने लगा किस चीज में? अवध की टेरिटरी को अक्वायर करने में उनका इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। क्यों बढ़ने लग गया था? क्योंकि जो वहाँ का सॉइल थी ना बहुत गुड थी, बहुत अच्छी थी, किस चीज़ के लिए? इंडिगो और कॉटन उगाने के लिए। और उसी की बहुत डिमांड भी थी उस टाइम, इंडिगो और कॉटन की। तो उन्होंने सोचा भाई ये तो इसकी सॉइल बहुत अच्छी है, यहाँ पे ये इंडिगो और कॉटन उगा के हम खूब पैसे छापेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिडेंट क्या होता है ये देख लो भी। रेसिडेंट जो है वो क्या है? रेसिडेंट एक डेजिग्नेशन है, एक ओहदा है, किसका? जो कि गवर्नर जनरल का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव, यानी गवर्नर जनरल का एक तरफ से मान लो गवर्नर जनरल का एक बंदा होता है वो, जो कि काम करेगा गवर्नर जनरल की एडवाइस पे, ठीक है। जो ब्रिटिश रूल के डायरेक्ट रूल में नहीं आता था, वो आता था किसमें? गवर्नर जनरल का एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, ठीक है। ठीक है। अब 1850 में और क्या हुआ? 1850 में इंडिया के मेजर एरियाज को
इन्होंने कवर कर लिया, जैसे कि मराठा लैंड्स, दोआब, कर्नाटिक, पंजाब और बंगाल, इन सबको तो इन्होंने कवर कर लिया। ठीक है, अवध को कब टेक ओवर किया उन्होंने? 1856 में। 1851 में क्या हुआ था, जल्दी बताओ। क्या 1851 में सब्सिडरी अलायंस लगाई गई थी? ये 1850, बताओ बताओ। 1851 में इन्होंने लगाई सब्सिडरी अलायंस। धीरे धीरे जब आर्मी उनके कंट्रोल में आ गई, अब 1856 को अनेक्स कर लिया उन्होंने, अवध को उन्होंने एनेक्स कर लिया। ठीक है, कंप्लीट तरह से टेरिटोरियल एनेक्सेशन हो गया। ठीक है, ये जो कि हुआ कब, ये कब हुआ? बंगाल का जो कॉन्क्वेस्ट था ना, उसके ऑलमोस्ट सेंचुरी अर्लियर, मतलब 1757 इस टाइम हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद बंगाल का कवर उनके हाथ में आ गया था ब्रिटिशर्स का। इसके 100 साल बाद, यानी 1856 कह लो या 7 कह लो, इसके 100 साल बाद, किसका हुआ? अवध का एनेक्सेशन हुआ ब्रिटिशर्स के थ्रू। ओके, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। अब सब्सिडरी अलायंस पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, छोटी क्लासेस में वैसे भी है, पर फिर भी बता देता हूँ क्या मतलब है सब्सिडरी अलायंस का। इंपॉर्टेंट है वैसे, बता देता हूँ क्या मतलब इसका। कि ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल होंगे किस लिए? किसी किंगडम की अगर उस पर एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट होता है, तो ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल होंगे उनकी किंगडम को बचाने में। अगर वो किंगडम ब्रिटिश के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करती है, तो ब्रिटिशर्स उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब उस टेरिटरी में, जिस टेरिटरी ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है, वहां पे एक ब्रिटिश का आर्म कंटिजेंट स्टेशन किया जाएगा, मतलब ब्रिटिश की आर्मी वहां पे मौजूद रहेगी। ठीक है, अब जो एलआई है, यानी जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन करी होगी जिस स्टेट ने, उसको रिसोर्सेज देने होंगे उसकी कंटिजेंट को मेंटेन करने के लिए, मतलब उसकी आर्मी की मेंटेनेंस के लिए जो रिसोर्सेज होंगे, खाना पीना पानी पैसा, ये कौन देगा? जो एलआई, यानी जो साइन करेगा सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, जो एलआई है, अगर वो चाहते हैं, एलआई मतलब जिस स्टेट ने, मान लो अवध ने अगर सब्सिडरी अलायंस साइन किया है, अगर वो किसी रूलर के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, किसी और रूलर के साथ, या उनके साथ वॉर लड़ना चाहते हैं, तो ब्रिटिश के परमिशन के बिना नहीं कर सकते, उनको ब्रिटिश की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो देख रहे हो, मतलब एक तरफ से बिल्कुल राजा की जो पावर थी, कंट्रोल था, वो छीन ले रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड का है का, लॉर्ड नहीं बोलना, मैं तो सोचता हूँ ना कि कैंपेन लॉन्च करूँ पूरे स्कूल में, क्या पूरे इंडिया में, जहाँ पे इन बुक्स में से ना ये लॉर्ड हटवा दूँ। पर अपनी अभी सुनेगा कौन? कोई नहीं, बड़ा चैनल लॉन्च दो, एक कैंपेन जरूर स्टार्ट करूँगा मैं लॉर्ड हटवाने का। डलहौजी ने जो एनेक्सेशन किए है ना, उसकी वजह से क्या हुआ, जो उस एरिया में जो लोग थे ना, उनके मन में ब्रिटिशर्स के प्रति क्या हो गया, डिसअफेक्शन क्रिएट हो गया, मतलब वो ब्रिटिशर्स को हेट करने लगे। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह, ये कौन थे, कहाँ के थे? ये अवध के नवाब थे, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, उनको डिथ्रोन कर दिया गया, यानी उनकी सत्ता उनसे छीन लेगी, उनकी राजगद्दी उनसे छीन लेगी, और उनको एग्जाइल यानी भेज दिया, देश निकाला गया। लोग कहाँ दे दिया उनको? कलकत्ता भेज दिया था। ठीक है, और क्यों निकाला और क्यों डिथ्रोन किया गया? ब्रिटिशर्स तो बोल रहे थे भाई तुमसे गवर्नेंस अच्छे से हो नहीं रही, तुम मिस गवर्न कर रहे हो इलाके का, तुमसे सत्ता संभल नहीं रही है, तुम भगो यहाँ से, हम संभालेंगे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको रॉन्गली एज्यूम कर लिया, मतलब ब्रिटिशर्स ने गलती से समझ लिया क्या, कि वाजिद अली शाह बहुत पॉपुलर है, उसको लगा था कि कुछ नहीं होगा, इसको साइड कर देते हैं। लेकिन वाजिद अली शाह पॉपुलर थे, ब्रिटिशर्स ने गलती से उनको अनपॉपुलर मान लिया। इसके अलॉट क्या हुआ, वो बहुत ही ज्यादा वाइडली लव था नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, जब वो गया छोड़ के ना, तो उसके जो अपने जो लखनऊ छोड़ के गया, अवध वहीं पर ही है। ठीक है, उसके साथ बहुत सारे फॉलोअर्स जो थे ना, उसको फॉलो किए। ठीक है, और कानपुर तक गए गाना गाते हुए, लेमेंट यानी दुख, पीड़ा, जो नवाब जा रहे थे, तो उनकी पीड़ा में लोगों ने गाने गाए, कहाँ तक? कानपुर तक गाए जाते जाते। अब ये जो दुख है बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड हुआ, इधर उधर फैल गया। ठीक है, और उस टाइम के जो ऑब्जर्वर थे ना, उन्होंने बहुत रिकॉर्ड किया, कंटेम्प्रेरी मतलब उसी टाइम पे जो लोग प्रेजेंट थे, उन्होंने कुछ चीजें नोट की, रिकॉर्ड करी उस टाइम की। ठीक है, उनमें से कईयों ने लिखा क्या, ऐसा लग रहा है कि हमारी जिंदगी
हमारी बॉडी से हमारी लाइफ चली गई है, और इस टाउन की बॉडी बिल्कुल लाइफलेस हो गई है, क्योंकि हमारे नवाब जी यहाँ से चले गए हैं। ऐसे कोई स्ट्रीट और मार्केट नहीं थी, और ना ही ऐसा कोई घर था, ठीक है, जो कि दुख में, पीड़ा में, इस दुख में और इस पीड़ा में रो ना रहा हो अपने नवाब के सेपरेशन से। और जानी आलम, क्वेश्चन बन सकता है कि जानी आलम कौन थे भाई? जानी आलम थे नवाब वाजिद अली शाह। एक सॉन्ग था, एक फोक सॉन्ग, मतलब लोग जो गाते थे गाना, उनमें एक सॉन्ग था, उसमें क्या बोला गया था कि जो ऑनरेबल इंग्लिश आए और हमारे कंट्री को ले गए। हिंदी में क्या है? अंग्रेज बहादुर आए, मुल्क ले लीनो, और हमारा देश ले लिया उन्होंने, ठीक है। अब बस यही बात की है कि बहुत सारे दुख में थे, तो नवाब जब रिमूव हुए तो कोर्ट का डिसोल्यूशन हो गया, मतलब कोर्ट भी डिसॉल्व हो गई एक तरह से। डिसॉल्व होने से याद है, आप कमेंट करके बताओगे कि जो लोकसभा है, कोई सिविक्स का क्वेश्चन देता हूँ, लोकसभा है उसका डिसोल्यूशन, लोकसभा का जो डिसोल्यूशन है कौन करता है, ठीक है, कौन करता है? ढूंढ के आओगे, कमेंट में आंसर करना, ठीक है। और आर्टिकल भी मेंशन करना है, इसका आपने आर्टिकल भी मेंशन कर रहा है, कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब म्यूजिशियन, डांसर वगैरह इन सब की भी लेवलीहुड चलेगी, क्योंकि नवाब चले गए, कोर्ट भी अपनी तरफ से डिसॉल्व कर दिया इन्होंने, ठीक है। कितना टाइम हो गया ब्रो? 11 मिनट। फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वुड। अवध में बहुत सारी दुख वाली घटनाएं घटी। क्या हुआ? जैसे प्रिंस, तालुकदार, पीजेंट, सिपाही, इन सब के साथ बहुत दुख वाली घटनाएं घटी, बड़े अलग अलग तरीके से। और उन्होंने फिरंगी राज को क्या समझ लिया कि फिरंगी राज कर रहे हैं हमारे पे, अब हमारे वर्ल्ड का तो भाई सत्यानाश हो चुका है, ठीक है। अब जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसका कारण क्या थे? बहुत सारे कारण थे, कुछ इश्यूज थे। ट्रेडिशंस के खिलाफ ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ कर रहे जा रहे थे, जैसे कैटरेजेस, लॉयल्टीज, जो अपने नवाब के प्रति लोगों की लॉयल्ता थी, लॉयल्ता कह रहा हूँ, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, वफादारी थी। ये सब रीजन ही बने थे क्या, रिवोल्ट का कारण ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। और जगह से अलग ना, अवध में ना जो ये रिवोल्ट हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा गजब का था देन एनीवेयर एल्स। कहीं और पे जितना ये रिवोल्ट हुआ था, उससे ज्यादा अवध में बड़ा ही गजब लेवल का था, ठीक है। जो एनेक्सेशन हुआ था, ना ही उसने सिर्फ नवाब को डिस्प्लेस नहीं किया था, उसने तालुकदार थे ना कुछ रीजन के, उसको भी डिस्पोजेस कर दिया, मतलब उसके अंडर में जो रीजन, जो लैंड आता था, वो भी उनसे छीन लिया गया। अब जो कंट्री साइड यानी गांव, जो इलाका, अवध का इलाका था, वॉज डॉटेड विद द एस्टेट्स, मतलब समझाता हूँ, मतलब सत्यानाश कर दिया था बिल्डिंग उसका वहां पे, बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं। तालुकदार के जो फोल्ड थे, ठीक है, उसको भी तबाह कर दिया, जो कि बहुत सारे जनरेशन थे तालुकदार ने उस लैंड को कंट्रोल कर रखा था, ठीक है, लेकिन उनको क्या कर दिया गया, उन किलों को तबाह कर दिया गया। अब ब्रिटिश के आने के पहले तालुकदार के पास ना आर्मी होती थी, वो अपने किले बनाया करते थे और ऑटोनॉमी एंजॉय करते थे। ऑटोनॉमी मतलब खुद से तरीके से अपना उस एरिया में राज करते थे, ठीक है। अब कुछ बहुत जो बड़े तालुकदार थे ना, उनके पास लगभग 12,000 फुट सोल्जर्स होते थे, ठीक है, दो कईयों के पास 200 भी हुआ करते थे। जो ब्रिटिशर्स थे ना, इनकी पावर को टॉलरेट करने का इनका मन नहीं था कि हम इनकी पावर को टॉलरेट करेंगे, जलन खा रहे थे, तो उन्होंने सोचा इनकी पावर को खत्म कर दिया जाए। तो जैसे ही एनेक्सेशन हुआ, तालुकदार को डिसआर्म कर दिया गया, मतलब उससे उसकी भी आर्मी छीन गई, और उनके जो किले थे उसको भी तबाह कर दिया गया, ठीक है। और ये भी रास्ता, कांटे का रास्ता हट गया ब्रिटिशर्स के रास्ते से, ठीक है।
उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कुछ लैंड रिवेन्यू पॉलिसी लेके आए जिन्होंने और भी ज्यादा उसकी पोजीशन को अंडरमाइन कर दिया। किसकी पोजीशन पोजीशन को? तालुकदार की। ठीक है। एनेक्सेशन के बाद ब्रिटिश अपना पहला रिवेन्यू सेटलमेंट लेकर आए जिसको समरी सेटलमेंट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समरी सेटलमेंट ऑफ 1856। अच्छा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो 1851 में क्या हुआ था, 1856 में क्या हुआ, ये दोनों लिखो। 1851 में क्या हुआ था और 1856 में। अभी पढ़ाकर हट रहा हूँ, देखते हैं कितना दिमाग चलता है आपका। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है समरी सेटलमेंट कि तालुकदार जो है ना, इनका कोई हक नहीं है, कोई स्टेक नहीं है इस जमीन पे। उन्होंने जो इस लैंड के ऊपर अपना जो कंट्रोल है ना, वो फोर्सफुली और फ्रॉड के मेथड से इन्होंने कंट्रोल जमा रखा अपना इस लैंड पे, और इसके ये ओनर्स नहीं है, ये कहकर उनसे उनकी जमीनें भी छीन ली। तालुकदार को जहां तक पॉसिबल होगा उसको हटाया गया, तालुकदार उसको उनकी पोजीशन से। ठीक है। अब ब्रिटिश के आने से पहले तालुकदार के पास 67% हुआ करता था विलेजेस में। अवध के जो 67% थे विलेजेस, वो तालुकदार के अंडर आते थे। लेकिन जैसे समरी सेटलमेंट आया ना, ये नंबर कम डाउन हो गया, कहाँ तक? 38 हो गया, 67 से 38 हो गया। अब तालुकदार जो थे सदर्न अवध के, सदर्न पार्ट अवध के, उनको तो भाई बुरी तरीके से उनका नुकसान हुआ। ठीक है। अब उसमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने आधी से ज्यादा जो विलेजेस उनके कंट्रोल में थे उनको छोड़नी पड़ी ब्रिटिशर्स के चलते। ठीक है। अब ब्रिटिश के जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स थे ना, वो क्या सोचते थे कि अगर हम तालुकदार को रिमूव कर देना तो हम एबल हो जाएंगे, इस लेवल की काबिलियत आ जाएगी हमारे में कि जो लैंड के जो एक्चुअल ओनर्स है ना, उसको हम उसकी लैंड दे देंगे। और इससे क्या होगा, जो पीजेंट्स के एक्सप्लॉयटेशन है ना, जो ये तालुकदार उनका बुरी तरीके से उनका शोषण करते थे, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इससे उल्टा क्या हुआ कि ब्रिटिश था, उसका रेवेन्यू तो बढ़ा, लेकिन जो डिमांड थी, किसकी डिमांड थी? पीजेंट्स की, वो नहीं भाई, वो सुधरी नहीं। डिमांड जो था बर्डन का, वो डिक्लाइन नहीं हुआ पीजेंट्स का, उल्टा उनका डिमांड, उनका जो प्रॉब्लम्स थी वो इंक्रीज होने लगी। ठीक है। बस आगे हैं। अब तालुकदार को तो पोजीशन से डिस्पोजेस कर दिया उन्होंने, हटा दिया। इससे क्या हुआ, सोशल ऑर्डर का ना ब्रेक डाउन हो गया। जो लॉयल्टी जो थी पीजेंट के साथ उनकी, तालुकदार के साथ, वो डिसरप्ट हो गई। वो अब उनमें वो तालमेल बना नहीं जैसे तालुकदार और पीजेंट्स के बीच में हुआ करता था। ब्रिटिश के टाइम से पहले कुछ तालुकदार तो ओप्रेसर्स हुआ करते थे, कुछ तालुकदार फोर्सफुली जमीनें हाथे आते थे, लेकिन कुछ जो होते हैं ना उनमें से बहुत ही ज्यादा जेनरस थे, काइंड थे, फादर फिगर्स थे। ठीक है। ठीक है। वो ड्यूज यानी किराया, इंटरेस्ट वगैरह तो पीजेंट से लेते ही थे जो उनका मिलता था, लेकिन कुछ कुछ टर्म्स में जब जरूरत पड़ती थी किसानों को, वो कंसिडरेट थे, मतलब उनकी हेल्प भी किया करते थे। लेकिन ब्रिटिश के अंडर में क्या हुआ, पीजेंट वर डायरेक्टली एक्सपोज टू ओवर असेसमेंट, मतलब जितना बनता नहीं था उससे भी ज्यादा रेवेन्यू उनको देना पड़ जाता था ब्रिटिशर्स को, इनफ्लेक्सिबल मेथड्स थे कलेक्शन के। और कोई गारंटी नहीं थी कि हार्डशिप के टाइम में, यानी जो मुश्किल समय में, क्रॉप फेलियर के समय में, जो स्टेट का जो रेवेन्यू था, डिमांड था कि भाई हमको इतना रेवेन्यू चाहिए, उसको कम किया जाएगा। ऐसा कोई गारंटी नहीं था कि भाई स्टेट का रेवेन्यू कम किया जाएगा, फिक्स है भाई इतना देना है तो इतना देना ही पड़ेगा, जितना मर्जी मुश्किल वक्त है, कमांडो सख्त नहीं मानेगा। याद है वो, ये स्टेटमेंट याद है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। अगर आपको याद है किस चीज का है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ये किस चीज का स्लोगन है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। है एक बहुत ही बड़ा, हाँ, बहुत ही बड़ा क्या, बहुत ही प्यारा सा एक कैरेक्टर है उसका होता। ठीक है। और ये भी नहीं बोला गया था कि फेस्टिवल के टाइम्स पे पीजेंट को लोन दे दोगे तुम, ताकि वो अपना मतलब
त्योहार अच्छे से मना सके। लेकिन जो ताल्लुकदार थे ना वो पहले ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल ही बंद कर दिया ये सब चीज़ें। वो नहीं प्रोवाइड करते थे छुट्टियों में, मतलब लोन वगैरह नहीं देते थे ताकि तुम अपना फेस्टिवल अवध जैसे एरियाज में जो 1857 के टाइम पे रेजिस्टेंस था ना, मतलब जो प्रोटेस्ट चल रहा था बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था, गजब लेवल का क्या चल रहा था, रिवोल्ट चल रहा था, और लॉन्ग लास्टिंग था, बहुत देर तक चला था ये क्या 1857 का रिवोल्ट अवध में। ओके, अब वहां पे फाइट कौन कर रहा था? तालुकदार फाइट कर रहे थे, पीजेंट्स फाइट कर रहे थे, ठीक है। और जो तालुकदार फाइट कर रहे थे उनमें से बहुत क्या थे, उस नवाब के लॉयल थे, क्या थे, इसीलिए अब नवाब को तो डिपोज कर दिया, अब उसके लॉयल थे ये तालुकदार, तो उन्होंने लड़ना तो था ही बिल्कुल कि हमारे मालिक को कैसे साइड कर दिया भाई तुमने। और उन्होंने किसको ज्वाइन किया तालुकदार ने? बेगम हजरत महल को, जो कि क्या थी, लखनऊ में इस 1857 को रिवोल्ट को कंटिन्यू कर रहे थे, उनके साथ जुड़ के उनके साथ लड़े, और कुछ उनके साथ डिफीट भी हुए, हार भी खानी पड़ी कईयों की, लेकिन वो बेगम हजरत महल के साथ लास्ट टाइम तक टिके रहे। ठीक है, अब जो पीजेंट्स की बुरी हालत थी ना, बड़ी जल्दी से सिपाही लाइन्स में फैलने लगी। क्यों? क्योंकि जो सिपाही होते थे ना, सिपाही होते थे, उनका बहुत ज्यादा पोर्शन जो था ना वो कहाँ से आते थे? विलेजेस में, और विलेजेस में पीजेंट्स थे, तो इन सिपाहियों का ना इन पीजेंट्स के साथ एक अपनापन था, एक कनेक्शन था। तो अगर पीजेंट्स की हालत बुरी थी तो सिपाहीज को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो उसी विलेज से आते होते थे, अवध से। अब डेकेड्स, मतलब लगभग बहुत सालों से सिपाही ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनको लो लेवल का पे देते हैं, हमें छुट्टियां नहीं दी जाती जल्दी। 1818 में और भी बहुत सारे रीजंस थे जिसने डिसकंटेंट, यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा पैदा करना शुरू किया, एंगरनेस, हेटनेस पैदा करना शुरू किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, और कहते हैं कि जब 1857 का अपराइजिंग हुआ था तो जो सिपाहियों और उनके सुपीरियर वाइट ऑफिसर्स हुआ करते थे ना, उनमें उनके रिलेशन में एक चेंज आया। क्या चेंज आया? 1820 में जब 1820 का टाइम था तो वाइट ऑफिसर्स क्या करते थे, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन था सिपाहियों के साथ। ठीक है, वो उनके साथ लेजर एक्टिविटीज यानी थोड़ा फन टाइम एक्टिविटीज में भी पार्ट लिया करते थे, उनके साथ कुश्ती लड़ा करते थे, फेंसिंग खेलते थे उनके साथ, कभी कभी हॉकिंग पे भी जाते थे उनके साथ। कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स तो हिंदुस्तानी में फ्लुएंट भी थे और कस्टम्स और कल्चर के साथ फेमिलियर भी थे पीजेंट्स के। ये ऑफिसर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते थे और फादर फिगर थे पीजेंट्स के लिए और सिपाहियों के लिए। लेकिन जब 1840 आया ना, चीजें बदलनी शुरू हुई। अब ऑफिसर्स में क्या आ गया, एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आएगा कि हम एक सुपीरियर है भाई, तुम लो हो, तुम इंडियंस लो हो हमारे से, तो नीचे रहो हमारे से, ज्यादा गणा चौधरी ना बनो, ये मतलब कह रहे हैं। ठीक है, और सिपाहीज को ये ऐसा ट्रीट करने लगे कि वो इंफीरियर है। ठीक है, उनको अब्यूज करने लगे, उनके साथ फिजिकल वायलेंस करने लगे, और ये सब चीजें आम बन गई ब्रिटिशर्स के लिए उस टाइम। 1840 आते थे, ये कॉमन हो गया था। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि सिपाही और ऑफिसर्स में जो डिस्टेंस था, अब दूरियां बढ़ने लगी। अच्छा, दूरियां से याद है, आपने वो एक सिंगर है, पंजाबी सिंगर, उसका ये गाना सुना है क्या, दूरियां बढ़ गईयां? बड़ा मस्त लगता है मेरे को, दूरियां बढ़ गईयां ऐसे करके है। ट्रस्ट वाज रिप्लेस्ड बाय सस्पिशन, पहले जब एक दूसरे में विश्वास होता था, अब वो विश्वास शक में बदल गया। ठीक है, जो ग्रीस कैटर्जिस थी ना, ये क्लासिक एग्जांपल है दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने का। ठीक है भाई, 24 मिनट हो गया, अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी यहाँ से अब नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है, रात तो आपकी होगी, 12:30 बज रहे हैं रात के, तो ज़्यादा चिल्लाऊंगा तो बगल वाला रूम वाला उठेगा मारेगा मुझे तो इतना काफ़ी है। ओके, बाय।